गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र ठीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बेटा वो कल वीडियो बहुत सारे बनाए थे लेकिन आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई कारण से हेमंत जी ने आवाज़ म्यूट कर दी। अब आप देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन है वो दो प्रकार के हैं। पहला होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। क्लियर? धनात्मक विचलन का मतलब क्या है? धनात्मक विचलन का मतलब है कि इन विलयनों का जो वाष्प दाब आएगा वो वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। क्लियर? मतलब पी टोटल ग्रेटर देन टू पी ए नॉट इंटू एक्स है प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स वी। तो यहाँ पर पी ए ग्रेटर देन आएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी वी भी ग्रेटर देन आएगा पी वी नॉट इंटू एक्स वी के। क्लियर? अब हम यहाँ बात करें कि इन विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है, मतलब बेले को विलायक में घोलने पर जो ऊष्मा है उसका अवशोषण होगा, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन टू 0 है, मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। और डेल्टा एच जब पॉजिटिव है मतलब अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी है। क्या है अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी है। और जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ये है कि भाई जब इस प्रकार के विलयनों को बनाया जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। फिर हम यहाँ देखें तीसरा पॉइंट के डेल्टा बी मिक्सचर इज ग्रेटर देन टू 0, मतलब यहाँ जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का जो आयतन होगा वो विलय और विलायक के आयतन से अधिक होगा। क्या कहा मैंने? प्राप्त विलयन का जो आयतन होगा वो विलय और विलायक के कुल आयतन से क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये वाला पॉइंट है कि इन विलयनों में विलय और विलायक के मध्य लगने वाले नए आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होते हैं। दुर्बल का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपका विलय है और ये आपका विलायक है। क्लियर है? इन दोनों को हमने मिलाया और ये विलयन बन गया। तो इस विलयन में के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल विलय और विलायक की तुलना में अधिक है, कम है। और जब वो आकर्षण बल कम है मतलब दुर्बल है, तो दुर्बल आकर्षण के कारण ये जो विलयन के अणु हैं ये आसानी से क्या होंगे? वाष्पित होंगे। और जब इनका आसानी से वाष्पन होगा तो मतलब वाष्पन की दर भी अधिक होगी। और वाष्पन की दर अधिक होगी, क्या कहा मैंने? वाष्पन की दर अधिक होगी तो वाष्प की मात्रा भी अधिक होगी, और वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। क्या कहा मैंने? वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये विलयन जो हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है, मतलब आदर्श विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलय और विलायक के मध्य बनने वाला नया आकर्षण बल जो आएगा वो विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होगा, जिससे विलयन बनने के बाद वाष्पन की दर में वृद्धि होगी। और वाष्पन की दर में वृद्धि होगी तो वाष्प दाब की मात्रा में भी वृद्धि होगी। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मेथेनॉल प्लस एसीटोन, ये उदाहरण आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं? मेथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, बेंजीन प्लस एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, CCl4 प्लस C6H6। क्लियर? अब हम यहाँ पर ग्राफ देखें
तो ये ग्राफ जो था वो आदर्श विलयन जैसा नहीं आएगा, अब उसमें चेंज होगा। आपने यहाँ ले लिया जैसे बाष्प दाब ले लिया, क्लियर, और यहाँ ले लिया आपने क्या, मोल अंश ले लिया, क्लियर है, एक्स भी। तो यहाँ अगर ये आदर्श विलयन वाला होता तो ये ऐसा होता, ये यहाँ पे क्या आएगा, PA0 और यहाँ पे क्या आएगा, PB0, और इधर आएगा तो इधर क्या आएगा, ये ऐसा आता आदर्श विलयन का और ये ऐसा आता। लेकिन आप यहाँ देखिए ये P टोटल वाला है, PT वाला है, तो यहाँ PT जो है वो राउल्ट आदर्श विलयन से अधिक है, क्लियर है, राउल्ट के नियम से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ये ग्राफ कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा ऐसे, क्लियर है। ये है आपका TT वाला ग्राफ, क्लियर। फिर PA भी क्या आ रहा है, PA0 इंटू एक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो PA भी PA0 इंटू एक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो गया PA और ये हो गया PB, ठीक है, ये हो गया PB। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आदर्श विलयन से ऊपर आएंगे सारे वक्र, P टोटल का इससे ऊपर आया, क्लियर, PA का इससे ऊपर आया और PB का इससे ऊपर आया। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, क्लियर है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं B प्रकार राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, क्लियर है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है, इन विलयनों का जो वाष्प दाब आएगा, क्या बोला मैंने, इन विलयनों का जो वाष्प दाब आएगा वो वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम आएगा, क्लियर है। मतलब P टोटल लेस देन टू PA0 इंटू एक्स से प्लस PB0 इंटू एक्स भी, और यहाँ PA जो होगा वो लेस देन होगा PA0 इंटू एक्स से, PB जो होगा वो लेस देन होगा PB0 इंटू एक्स बी से। अब यहाँ हम बात करें तो डेल्टा H मिक्सचर जो आता है वो लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ विलेय और विलायक को मिलाने पर जब विलयन बनाते हैं तो ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा मुक्त होती है तो ऐसे विलयनों का बनना जो है वो एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो डेल्टा B मिक्सचर लेस देन टू 0, क्या आएगा, डेल्टा B मिक्सचर लेस देन टू 0 आएगा। तो यहाँ देखें अपन, लेस देन टू 0 का मतलब क्या है, विलेय और विलायक को मिलाने पर, क्या है भाई, लेस देन टू 0 का मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पर जो प्राप्त विलयन है उसका जो आयतन होगा वो विलेय और विलायक के कुल आयतन की तुलना में कम होगा, इसका मतलब ये है, क्लियर है। तो क्या है भाई, ऋणात्मक विचलन के लिए जो इसका वाष्प दाब आएगा विलयन का वो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा, क्लियर। अब हम यहाँ बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक फोर्थ पॉइंट होता है विचलन के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो विलेय और विलायक के मध्य बनने वाला नया आकर्षण बल है, वो नया आकर्षण बल विलेय विलेय आकर्षण बल या विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। क्या कहा मैंने, विलेय विलेय या विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। अधिक प्रबल का मतलब ये विलेय है और ये विलायक है, जब इन दोनों को मिलाएंगे, क्लियर है, तो यहाँ पर विलयन बनेगा। तो इस विलयन में जो विलेय विलायक के मध्य आकर्षण है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और जब पहले से ज़्यादा प्रबल है तो इसका वाष्पन कठिनाई से होगा, क्योंकि जब आकर्षण मजबूत है तो वाष्पन बहुत कम होगा, और जब वाष्पन कम होगा, क्या कहा मैंने, जब वाष्पन कम होगा तो वाष्प की मात्रा भी कम होगी, और जब वाष्प की मात्रा कम होगी तो वहाँ वाष्प दाब जो है वो भी कम होगा। क्या कहा मैंने, वाष्प दाब भी कम होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इन विलयनों का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है,
क्या कहा मैंने, इन विलयनों का वाष्प दाब जो है वो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। कोई कंफ्यूजन है क्या? और कम प्राप्त होगा तो जब इनका ग्राफ बनाते हैं अपन, तो ग्राफ में क्या है वो देखिएगा। यहां आपने ले लिया वाष्प दाब और यहां आपने ले लिया मोल अंश XV। क्लियर? ये आदर्श विलयन का वाष्प दाब है। क्लियर है? अब यहां पर जो इन विलयनों का वाष्प दाब है वो कम प्राप्त हो रहा है पी टोटल, तो इससे नीचे आएगा, बस ये इतना ध्यान रखना। ये आ गया पी टोटल। ऐसे जो पी ए आएगा वो पी ए नॉट इंटू एक्स से कम आएगा, तो ये पी ए आ गया। और पी वी जो आएगा वो भी कम आएगा। सॉरी, पी ए वाला तो ये ऊपर वाला है, एक्स ए का मान 1 है, सॉरी ये पी वी वाला है और नीचे वाला पी ए वाला है। क्लियर है? तो जो आदर्श विलयन है ना उससे नीचे आएगा, मतलब उससे कम प्राप्त होगा इनका वाष्प दाब। कोई दिक्कत? अब हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में जल में कोई भी अम्ल डाल दो, वो इसके उदाहरण है जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3, जल प्लस H2SO4, ये ले लिए। फिर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिर फिनॉल प्लस एनिलीन, फिर एनिलीन प्लस एसीटोन और फिर प्रिडीन प्लस एसिटिक एसिड। क्लियर है? ये है आपके राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब हम यहाँ बात करें कि सर जैसे एक एग्जाम्पल आ गया कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन जो है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? तो क्यों? ये वाला जो सॉल्यूशन है CaCl3 प्लस एसीटोन, एसीटोन का मतलब CH3 का ऑल ट्वाइस CO, ये राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? तो यहाँ पे अपन देखें तो ये तो आपका क्लोरोफॉर्म है, Cl 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 और H, और ये आपका एसीटोन है CH3 और CH3। ये ध्रुवीय अणु था तो यहाँ पे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है, ये भी ध्रुवीय अणु था तो यहाँ पर भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण था। लेकिन जैसे इन दोनों को मिलाया, भाई जब ये अकेला था तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण था, ये अकेला था तो भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण था एसीटोन एसीटोन के बीच में। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर ये एक नया आकर्षण बन गया जो H बंध के जैसा था। कैसा था? H बंध जैसा। अब चूंकि H बंध यहाँ बनता तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं जो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, जिसके कारण कार्बन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो इस पर धनावेश आएगा आंशिक और इस पर ऋणावेश आएगा, तो यहाँ एक आकर्षण लगेगा। जो आकर्षण इनके मध्य उपस्थित आकर्षण से प्रबल होगा, इसको आप चाहें तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होगा वो H बंध के सामर्थ्य के जैसा ही होगा। क्लियर? और जब ये आकर्षण प्रबल है तो इसका वाष्पन घटेगा, और वाष्पन घटेगा तो वाष्प की मात्रा घटेगी, और वाष्प की मात्रा घटेगी तो वाष्प दाब में कमी आएगी। क्या आएगी भाई? वाष्प दाब में कमी आएगी। कोई प्रॉब्लम? और वाष्प दाब में कमी आएगी तो इस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा। मतलब ये जो विलयन है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन हो गए अपन के पूरे कंप्लीट। अब उसी में आगे लेते हैं अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो सबसे पहले तो अपन बात करें क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहा मैंने?
वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब का मतलब 1 atm के बराबर हो जाता है, तो जो ये ताप है ये ताप कहलाता है आपका क्या, क्वथनांक। तो हमने क्या कहा, किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उस द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात करें स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। नाम से फेमस है स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांक की, मतलब जिनके क्वथनांक स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों के क्वथनांक समान हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी, क्या कहा मैंने, ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों के क्वथनांक समान हो, सभी घटकों के क्वथनांक समान हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर है। मतलब यहाँ पर जो ये मिश्रण होंगे इनमें मान लो जो भी घटक हैं उनके क्वथनांक मिश्रण बनाने से पहले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में या निश्चित मात्रा में मिलाने पर जो विलयन बना, उस विलयन के बनने के बाद उन सभी घटकों के क्वथनांक समान हो गए, और क्वथनांक समान है तो इन विलयनों के विलयन अवस्था और बाष्प अवस्था में जो संगठन होगा वो समान होगा। क्या बोला मैंने, इन विलयनों का विलयन अवस्था और बाष्प अवस्था में जो संगठन होगा वो समान होगा। क्लियर है भाई। तो विलयन अवस्था और बाष्प अवस्था में संगठन समान होगा तो उन्हें कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है वे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों के क्वथनांक समान होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? अब हम बात करें यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण में बात करें आगे, तो देखिएगा कैसे होता है और क्या होता है। जैसे आपने ले लिया एक मिश्रण 95% एथेनॉल और 5% जल, ये दोनों जब 95:5 में मिलेंगे, मतलब 95% एथेनॉल हो और 5% जल हो, तो ये कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब इनका क्वथनांक जो है वो फिक्स हो गया, कितना, 351.8 केल्विन। क्लियर। और ऐसे ही आपने ले लिया 68% HNO3 और प्लस 32% जल ले लिया, तो ये भी एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में ये प्रतिशत फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस प्रतिशत पे आके इनके क्वथनांक समान हो गए। क्लियर। तो यहाँ जो ये मिश्रण है पहले वाला, इस मिश्रण में यदि मैं 95% जल एथेनॉल लूँ और 5% जल लूँ, तो इन दोनों के, एथेनॉल के और जल के क्वथनांक समान होंगे, मतलब 351 पर। भाई जल का सामान्य क्वथनांक तो 373 केल्विन है और इसका जो क्वथनांक है वो 353.1 केल्विन है। क्लियर है ना भाई। इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद इन दोनों का क्वथनांक कितना हो गया, 351.1 हो गया, मतलब दोनों के क्वथनांक स्थिर हो गए, तो इसे हम कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। क्लियर है। अब स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण और एक होते हैं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या होते हैं, एक तो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, एक होता है निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण ये होता है एक तो। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण का मतलब क्या है, ये वे मिश्रण होते हैं जिनमें उपस्थित घटकों के, या ये वे मिश्रण होते हैं जिनके क्वथनांक उनमें उपस्थित घटकों के सामान्य क्वथनांकों से कम प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं।
और निम्नतम क्वथनांक मिश्रण सामान्यतः वे मिश्रण होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? धनात्मक। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। धनात्मक विचलन का मतलब क्या है? धनात्मक विचलन का मतलब क्या है कि इन विलयनों में विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला जो आकर्षण है, वो विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण से अधिक होता है। क्या होता है भाई? सॉरी, विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण की तुलना में कम होता है। कम होता है तो इनका वाष्पन आसानी से होगा। तो वाष्प दाब जो है वो कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब क्वथनांक बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो निम्न हो गया ना क्वथनांक, तो निम्नतम क्वथनांकी कहलाएंगे। जैसे आपने ले लिया 95% एथेनॉल प्लस 5% जल, ये क्या एग्जाम्पल आ गया निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण का। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण का मतलब क्या है? वे मिश्रण जिनके क्वथनांक उनमें उपस्थित घटकों के क्वथनांकों से कम होते हैं, वो कहलाते हैं आपके निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। और ये मिश्रण राउल्ट के नियम से उच्च धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? मतलब इनमें विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला नया जो आकर्षण बल है वो विलेय विलेय या विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होता है, जिससे इनके वाष्पन की दर बढ़ेगी। और वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा, मतलब क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। क्लियर है? तो इसे कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, जिसका नाम एग्जाम्पल है 95% इथेनॉल और 5% जल। क्लियर है? जैसे जल का सामान्य क्वथनांक 373 केल्विन होता है, इसका सामान्य क्वथनांक 353.3 केल्विन होता है, और इस मिश्रण का क्वथनांक 351.1 केल्विन होता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है, चलिए एक आता है फिर अगला, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या आता है भाई? उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ये तो निम्नतम था, एक आएगा बी उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ये वे मिश्रण होते हैं जिनके क्वथनांक उसमें उपस्थित घटकों की तुलना में अधिक होते हैं। क्या बोला मैंने? ये वे मिश्रण होते हैं जिनके क्वथनांक उसमें उपस्थित घटकों के क्वथनांकों से अधिक होते हैं। क्लियर है? घटकों के क्वथनांकों से अधिक होते हैं। क्लियर? तो इन मिश्रणों में क्या होता है? इन मिश्रणों में विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला जो नया आकर्षण बल है वो विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण की तुलना में अधिक होता है। मतलब विलेय को विलायक में डालने पर जो उनके मध्य नया आकर्षण बनेगा वो पुराने आकर्षण की तुलना में प्रबल होगा, और जब वो पुराने आकर्षण बल की तुलना में प्रबल होगा तो भैया यहाँ विलयन बनने के बाद आकर्षण बढ़ गया, और आकर्षण बढ़ गया तो कौन सा कर रहा है? ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण की तुलना में प्रबल होता है। और जब ये आकर्षण प्रबल है तो आप ये देखिए विलयन बनने के बाद ये आकर्षण प्रबल हो गया तो इसके वाष्पन की दर में कमी आएगी। क्या आएगी? वाष्पन की दर में कमी आएगी। और जब इसके वाष्पन की दर में कमी आएगी, कहीं बोला मैंने,
जब इसके वाष्पन की दर में कमी आएगी तो इसका वाष्प दाब घटेगा, और जब वाष्प दाब घटेगा तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए मुझे वाष्प दाब में वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब वो कब बढ़ेगा? जब वाष्प बढ़ेगी। और वाष्प कब बढ़ेगी? जब ताप बढ़ेगा। और ताप क्या है? क्वथनांक है। मतलब क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं आपके उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल 68% HNO3 और प्लस 32% जल। क्लियर? ये आएगा आपका क्या? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। नहीं है ना बेटाओ? ठीक है। तो इनके जो क्वथनांक है बिलियन के, वो इन दोनों से अधिक होंगे। कोई दिक्कत? थैंक यू। ये होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इनको पूछेगा तो जब इनको अपन वाष्पित करेंगे तो इनकी वाष्प में और इनके विलयन में, दोनों में जो प्रतिशत होगा वो सेम होगा। क्या कहा मैंने? दोनों में जो प्रतिशत होगा वो सेम होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? थैंक यू। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयनों के जो अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, नाम से फेमस है अनुसंख्य गुणधर्म। मतलब विलयनों के वे गुण या तनु विलयनों के वे भौतिक गुण जिनके मान उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। केवल किस पर डिपेंड करते हैं? कणों की संख्या पर, प्रकृति पर नहीं करते। उन्हें हम कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। भले विलयन कोई सा भी हो, भाई विलेय वहां पर, जैसे जल में मान लो नमक ले लिया, शक्कर ले लिया, या आपने यूरिया ले लिया, या कुछ और अवाष्पशील विलेय ले लिया, तो वहाँ विलेय कोई सा भी हो, अगर उन विलयनों में इन विलों की कणों की संख्या समान है तो उनके अनुसंख्य गुणधर्म भी समान होंगे। और कुल अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब अवनमन नहीं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक अवनमन। और चौथा होता है परासरण दाब। क्लियर? अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो चारों गुण है ABCD, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ये चारों जो गुण हैं, ये चारों गुण डिपेंड करते हैं किस पर? विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अगर दो विलयनों में कणों की संख्या समान है तो ये गुण भी समान होंगे, इन गुणों के मान भी समान होंगे। क्लियर है? ये टोटल 4 है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे आपसे कहा कि सर 0.1 m यूरिया, 0.1 m NaCl और यहाँ 0.1 m CaCl2 और 0.1 m AlCl3 ले लिया, तो सबके 0.11 m है। अब वो कोई सा ही पूछ ले कि भैया इनको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, या क्वथनांक उन्नयन का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, या हिमांक अवनमन का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, या परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। क्लियर है? बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो आपको जब बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो सबके क्रम सेम आएंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। क्वथनांक नहीं, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कैसे, इनमें हमें कणों की संख्या देखनी है। तो कणों की संख्या में देखिए, अगर कोई वैद्युत अपघट्ट है, जैसे NaCl है, NaCl को जब जल में डालेंगे तो ये जल में डालने पर Na+
और Cl माइनस में टूटेगा। तो मतलब ये एक अणु दो आयनों में टूट रहा है और प्रत्येक आयन एक कण है, तो दो कण हो गए ना भाई, एक Na प्लस हो गया और एक Cl माइनस हो गया। तो इसकी जो संख्या होगी भाई, यूरिया है, यूरिया वैद्युत अनभिव्यक्त है, इसका वियोजन होता ही नहीं है, नहीं होता। तो ये देखो यूरिया के लिए तो क्या आ गया, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर यूरिया का तो 0.1 m यूरिया है, तो इसको तो 1 से गुना करेंगे। क्लियर? NaCl में कितने हैं आपके, दो आयन है, तो 2 से गुना होगा, 2 × 0.1 m NaCl। यहाँ 3 आयन है तो ये 3 से गुना होगा, 3 × 0.1 m CaCl2। और यहाँ 4 आयन है तो ये 4 से गुना होगा, 4 × 0.1 m AlCl3। इतने कण हो गए। तो यहाँ पर कण किसके ज़्यादा हुए, सबसे ज़्यादा जो कण है वो AlCl3 के हैं। किसके हैं भाई, AlCl3 के हैं। तो आप जब भी कणों की संख्या निकालेंगे तो पहले वहाँ देख लो, यदि आयनिक यौगिक है तो उस आयनिक यौगिक के कितने आयन बन सकते हैं, उन आयनों की संख्या से गुना करना है आपको, क्यों प्रत्येक आयन एक कण है। क्या कहा मैंने, प्रत्येक आयन एक कण है और प्रत्येक आयन एक कण है। तो यहाँ जैसे मान लो उसने कहा कि सर क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन बोल दे वो, या हिमांक अवनमन का क्रम पूछ ले, या बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्रम पूछ ले, या परासरण दाब का क्रम पूछ ले, जिसका आयनों की संख्या, जिसके कणों की संख्या ज्यादा है उसका ज्यादा होगा और जिसका कम है उसका कम होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड में और जेई में काफी बार पूछा जा चुका है, नीट में भी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन तो ये आता है। क्लियर है भाई? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, उनकी मोलरता जो है उसको गुना करना और कणों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मान लो आपको यहाँ दे दिया क्वेश्चन 0.1 m शर्करा विलयन दे दिया, कॉमा 0.05 m NaCl विलयन दे दिया, और कॉमा 0.02 m Al2SO4 के होल थ्राइस का सॉल्यूशन दे दिया। ये 3 विलयन देते। अब आपसे कहे कि सर इनको क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। क्या कहा उसने, क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। शर्करा वैद्युत अनभिव्यक्त है तो पूरा एक ही रहेगा, तो ये 0.1 × 1 आएगा। NaCl दो आयन में टूटेगा तो दो कण देगा, दो कण देगा तो ये 0.05 × 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0.01 हो गया। क्लियर है? ये भी कितना हो गया, 0.1, और ये सॉरी कितना हो गया, ये 0.1 हो गया, और यहाँ पर ये 0.02 है, 0.02 है, और कितना है Al2SO4, 2 Al और 3 SO4 है, 5 में टूटेगा तो इंटू 5 हो गया, मतलब 0.1 हो गया। कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो बेटा जी हो आप देखो 0.1 0.1 0.1 तीनों का समान आ रहा है, और तीनों का समान आ रहा है तो इनके जो अनुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो समान होंगे। क्या होंगे, वो समान होंगे। बस ये काम करना है। जब आपसे कोई पूछे क्वथनांक उन्नयन का क्रम लिखिए, हिमांक अवनमन का, क्वथनांक एक अलग चीज है और क्वथनांक उन्नयन अलग चीज है। क्वथनांक तो किसी द्रव का क्वथनांक है और क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है। तो यहाँ वो क्वथनांक उन्नयन का क्रम पूछे, चाहे हिमांक अवनमन का क्रम पूछे, या परासरण दाब का क्रम पूछे, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्रम पूछे, या अनुसंख्यक गुणधर्मों का क्रम पूछे, तो अगर यहाँ पे कणों की संख्या समान है तो समान आएगा, और जिसका अधिक है फिर उसका अधिक आएगा, जिसका कम है उसका कम आएगा। कोई कंफ्यूजन? जैसे एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछे कि इन तीनों विलयनों को परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या हिमांक अवनमन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या अनुसंख्यक गुणधर्मों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ठीक है ना भाई, कि किसके अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा होगा, वो गुणधर्म कोई सा भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या है, जो इसकी सांद्रता दे रखी है 0.02, उसको इसके आयनों से गुना करना है, गुना 5, कितना हो गया भाई 0.1। क्लियर। यहाँ 0.05 गुना कितने से करना है 4, कितना हो गया 0.2, और यहाँ 0.05 गुना कितने से होगा, 3 आयन है तो इंटू 3 बराबर 0.15। तो सबसे ज्यादा किसके आए कण, इसके आए। तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म होगा, वो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होगा वो सबसे ज्यादा तो होगा AlCl3 के विलयन का। ये ध्यान रखना, मात्रा चेंज होते ही इसका कम भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं कि आप AlCl3 रट लें, सॉल्व करें इस तरह से। उसके बाद होगा CaCl2 के विलयन का, और सबसे कम होगा Al2SO4 के होल थ्राइस के विलयन का। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। क्लियर क्लियर। ये है अनुसंख्यक गुणधर्म पे बनने वाला पहला क्वेश्चन, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, विलयन में उपस्थित अवासशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। जिसके कणों की संख्या ज्यादा है उसके अनुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा है। अब वो अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कोई भी 4 में से एक एग्जाम्पल पूछ लेगा कि भाई क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्राशन दाब और वाष्प में अपेक्षित अवनमन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो वो ये आंसर ऐसे निकालना है। राजस्थान बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, और जेईई मेंस में और नीट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है। थैंक यू।